हाथ में माइक, आंखों पर काला चश्मा और फिर काठमांडू के मेयर से सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री तक। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी नेपाल की है। यह कहानी बालन शाह की। Balendra Shah, popularly known as Balen Shah, is on the course of a stunning national victory. वो 35 साल का लड़का जो कुछ साल पहले दिन में इंजीनियरिंग के नक्शे बनाता था, रात में स्टेज पर रैप गाता था, फिर जनता ने उसे काठमांडू का मेयर बनाया और अब जेनजी के साथ मिलकर वो नेपाल का प्रधानमंत्री बनने वाला है। बालेन शाह ने नेपाल में वो सियासी जलजला लाया है जिसने दिल्ली से लेकर बाइजिंग और वाशिंगटन तक के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि वो नेपाल जिसकी पॉलिटिक्स एक जुरसिरिक पार्क की तरह थी, जहां दर्शकों से वही पुराने भारी भरकम सियासी डायनासोर उलटता पलटता और हुकूमत करता था, वहां इस 35 साल के लड़के ने उसके सबसे मजबूत किले को ढा दिया है। वो केपी ओली शर्मा जो नेपाल की पॉलिटिक्स का अपने आप को चाणक्य समझते थे, बालेन शाह ने जेनजी के साथ मिलकर उन्हें उन्हीं के गढ़ झापा में घुसकर 5000 वोटों के अंतर से हरा दिया और इसलिए दुनिया को आज नेपाल के इस नए चेहरे में जेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। एक कलाकार जो कला की दुनिया से निकलकर नेपाल की सियासत का नायक बन गया, तो भारत के अंदर लोग अपनी अपनी विचारधारा के साथ रख रहे हैं और कोई उन्हें केजरीवाल बता रहा है, तो कोई उन्हें सिस्टम को अंदर से हैक करने का हुनर बता रहा है, कोई उन्हें राहुल गांधी कह रहा है जिसने सत्ता के दिग्गजों से सीधे टकराने की दिलेरी दिखाई है। किसी ने कहा कि यह तो मोदी जैसे हैं जो कट्टर राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलते हैं और युवाओं को दीवाना बना रहे हैं, और कुछ लोग और आगे बढ़े, कहा ये तो नेपाल के योगी हैं क्योंकि उन्होंने भी बुलडोजर चलवाया था भूमाफियाओं पर। लेकिन कुल मिलाकर कहानी बालन शाह की बड़ी दिलचस्प है और इसलिए आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे बालन शाह ने नेपाल के इन सियासी डायनासोरों का युग किया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया इन्हें। और सवाल यह भी कि बालन शाह और एक वैचारिक युद्ध था जहां पुराने पार्टियां और क्या ये प्रो इंडिया होंगे या एंटी इंडिया होंगे, और कैसे बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने से बीजिंग और चाइना जो है वो परेशान है। यह सारी कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी शुरू करने से पहले कि अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन दबाइए और लाइक भी करिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए सब्सक्राइब करके। तो आइए फिर वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अब सवाल पहला है, क्या बालन शाह की जीत जो है वो उन 70 युवाओं के बलिदान और उनके पुराने रैप की जीत है? देखिए, बालन शाह की ये जीत केवल चुनावी आंकड़ा का खेल नहीं है, यह नेपाल की उन गलियों का दर्द है जहां युवाओं ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। सितंबर 2025 में नेपाल की जेनजी क्रांति सभी को याद होगी। सड़कों पर हजारों लाखों युवा उतरे थे, गोलियां चली थी, 77 बेगुनाहों की मौत हुई थी। बालन शाह ने उस समय महिलाओं में बैठने के बजाय सड़कों पर इन युवाओं के हाथ को मजबूत किया था और हाथ को थामा था, उनकी आवाज़ बने थे। हालांकि बालन शाह की शुरुआत यहीं से नहीं हुई थी, इससे पहले भी सालों पहले बालन शाह ने अपने रैप के जरिए अपने पकड़ जो है वह युवाओं के बीच बनाई थी, क्योंकि उनके गाने केवल संगीत नहीं थे, वो नेपाल के सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ थे और एक वैचारिक युद्ध था जहां पुरानी पार्टियां लाउड स्पीकर रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे थे। बालन शाह एक डिजिटल वार रूम के जरिए सीधा युवाओं के मोबाइल के स्क्रीन पर जा रहे थे और अब जब उनकी जीत हुई है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो यह उन 77 शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है और नेपाल के उस डिजिटल युवा का जवाब जिसने सिस्टम की सफाई रखने का कसम खाई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार बालन शाह जो हैं वो हैं कौन? आखिरकार वो जेलेंस्की हैं, मोदी हैं, केजरीवाल हैं, योगी हैं? देखिए, वो एक कहावत है ना कि जिसकी जैसी नीयत उसे प्रभु देखे, वैसे सियासी में भी यही होता है। नेपाल की सियासत में केपी शर्मा एक कद्दावर नेता थे, उन्हें अपने घर में हराना लगभग नामुमकिन था। वो खुद को चाणक्य समझते थे, चाइना का पूरा उनको सपोर्ट मिला था, अंधा पैसा उनके पास था। लेकिन बालन शाह ने उन्हीं के सबसे मजबूत किले झापा में करीब 50,000 के भारी अंतरों से उन्हें हरा कर यह साबित किया कि जब जनता बदलाव का मन बनाती है ना, तो बड़े बड़े सियासी स्तंभ भी ढह जाते हैं। बालन की इस कार्यशैली ने दुनिया को जेलेंस्की के तौर पर याद दिलाया, जो कलाकार से राजनेता बने। हालांकि भारत में जैसे कि हमने पहले ही बताया, कोई अरविंद केजरीवाल कह रहा है जिसने सिस्टम को अंदर से हैक कर लिया, कोई उन्हें मोदी कह रहा है, नेपाल के युवाओं में राष्ट्रीयता का भावना जगाई है, कोई उन्हें नेपाल का योगी कह रहा है,
क्योंकि काठमांडू के मेयर के तौर पर बुलडोजर का शासन जो था वो बड़ा जबरदस्त चलाया गया था, तो कोई राहुल गांधी जैसा लीडर उनको बता रहा है। कुल मिलाकर कहें तो उनकी इस कड़ी छवि और बेखौफ अंदाज ने भूमाफियाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं और आम जनता को फिलहाल यह उम्मीद दी है कि अब उनकी पहुंच सिस्टम तक है। अब सिस्टम केवल पैसे का नहीं है, अब केवल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जनता का बेटा होगा वही अब राजा बनेगा। हालांकि इससे चाइना को भी बड़ा झटका दे दिया है। हाँ, बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से क्या चाइना को झटका लगेगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बालेन शाह के सूद ने केवल काठमांडू की गलियों में नहीं बल्कि बीजिंग के गलियारों में भी खलबली मचाई है, क्योंकि केपी अली शर्मा को हमेशा से चीन का बेहद भरोसेमंद माना गया। चीन के ओली कार्यकाल में नेपाल में भारी निवेश किया गया, उन्हें एक प्रो चाइना डाल की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन बालेन शाह की जीत ने चीन के उन तमाम समीकरणों को एक झटके में बिगाड़ दिया है। बलिंग के लिए बालन एक ऐसा पहलू है जिन्हें सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। बालेन शाह इतने अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं कि वो चीन और भारत दोनों को एक साथ कूटनीतिक मेज पर चुनौती देने का दम रखते हैं। समझकर चलने वाला क्रांतिकारी है, जिन्होंने साबित किया है कि ना तो वो बीजिंग और ना किसी बाहरी दबाव पर आएंगे, और इसलिए शायद चीन को यह साइलेंसर है। इस बात का सबूत है कि हिमालय की गोद में अब एक ऐसा नेता निकला है जो कम से कम दिख तो रहा है कि अपनी शर्तों पर नेपाल के हित को लेकर दुनिया से बात करना जानता है। भारत में भी बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बड़ी खुशी है, उनके कर्नाटका कनेक्शन की वजह से। लेकिन सवाल यह है कि वो प्रो इंडिया होंगे या एंटी इंडिया होंगे। कि भारत के लिए बालेन शाह को समझना एक ऐसी चुनौती है जिसके तार उनके पुराने यादों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बालेन शाह का भारत के साथ एक गहरा व्यक्तिगत नाता रहा है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के कर्नाटका से पूरी की है। जाहिर है कि भारत की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकतंत्र को करीब से वह जानते होंगे, लेकिन कूटनीतिक मेज पर जज्बा सदा देश हित में मायने रखता है। बोलेन मधोसी मूल के हैं, जो स्वाभाविक रूप से भारत के करीब लाता है, लेकिन वह नेपाल फर्स्ट की नीति और कट्टर समर्थक भी हैं। उन्होंने मेयर पद पर रहते हुए अपने दफ्तर में ग्रेट नेपाल का नक्शा लगाकर यह संदेश दिया था कि वह नेपाल को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए वह भारत के लिए टेंशन भी हो सकते हैं अगर वह राष्ट्रवादी स्टैंड पर अड़ जाते हैं, लेकिन वो गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं जब दिल्ली और काठमांडू सम्मान और बराबरी के आधार पर रिश्ते को नई इमारत लिखे। बालन भी जानते हैं कि नेपाल की तरक्की के लिए भारत का साथ जरूरी है, लेकिन वो यह भी चाहते हैं कि नेपाल को दुनिया में एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान मिले। उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार भी उनके साथ बराबरी का दर्जा देकर, हाथ से हाथ मिलाकर और भारत नेपाल के ऐतिहासिक रिश्ते को एक बार फिर से नए शिखर पर ले जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो बालेन शाह का प्रधानमंत्री पद की दहलीज पर पहुंचना नेपाली इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना है। ये जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन नेपाली नागरिकों की है जो पुराने व्यवस्था से उब चुके थे और कुछ नया दिखाना चाहते थे। बालेन शाह का उदय नेपाल के हर उस युवा की जीत है जिसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा था। यह जीत बताता है कि अगर नीयत साफ हो तो एक आम लड़का भी इतिहास का धारा बदल सकता है। भले ही इनके सामने अब चुनौतियां विशाल हिमालय की तरह खड़ी है। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है, भारत और चीन जैसे महाशक्ति के बीच में संतुलन बनाना है और 77 शहीदों के सपने को हकीकत में बदलना है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हमारी आवाज़ और भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, जाते जाते आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत और नेपाल का रिश्ता पहले से बेहतर होगा? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।